आपका एसवी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपको बता दें कि हमारे विद्यालय की वेबसाइट www.sbicollege.org पर ऑनलाइन प्रवेश जो है प्रारंभ हो चुका है, तो आप एडमिशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन। और हमारे जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे ग्रुप में वीडियो के लिए जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, सब ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है प्रवेश ले सकते हैं। और हमारे विद्यालय के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वेबसाइट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप जो है इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी हमसे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप प्रवेश के लिए जो है हमारे वेबसाइट पे आइए। ठीक है, आते हैं आज के वीडियो में जो है सम्मिश्र संख्याओं के पार्ट 4 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 वीडियो में जो है, जो चौथी वीडियो है हमारी, उसमें जो है आज के टॉपिक की बात करेंगे जो है सम्मिश्र संख्याओं के योग के गुणधर्म। इसमें जो है हमने 2 गुणधर्म आपको बताए थे। आज जो है हम तीसरा जो गुणधर्म है उसकी बात करेंगे। तो सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म के लिए जो है वो योग के नियम का पहला जो हमारा जो है किस पे हम देख रहे हैं, योग पे आधारित देख रहे हैं गुणधर्म। अभी योग पे हमने 2 गुणधर्म को देखा। पहला जो था वो समवर्ग नियम, यानी 2 सम्मिश्र संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो जो प्राप्त संख्या होगी वो भी हमारी क्या होगी, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, फिर सेकेंड जो हमने गुणधर्म की बात की तो वो क्रम विनिमय यानी क्रम को आगे पीछे किया जाए, बदल दिया जाए, फिर भी संख्या को जोड़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो फिर से वही प्राप्त होती है। इसको भी हमने प्रूव किया। आते हैं थर्ड जो गुणधर्म है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है? कहता है यदि 3 सम्मिश्र संख्याएं हमने लिया और तीनों को इस प्रकार जोड़े कि कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देंगे और वो दोनों ही इक्वल होंगे, तो उसको देखते हैं। सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 एवं Z3 इस प्रकार हैं कि क्या होगा इसका गुणधर्म? यही होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसका क्या मतलब है? आप 3 सम्मिश्र संख्याओं का योग कर रहे हैं। पहले में कंडीशन हमने रखा कि Z1 और Z2 को ऐड किया यानी जोड़ा, दोनों को जोड़ने पे जो हमको सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो रही है उसमें हम तीसरी सम्मिश्र संख्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी पहले में क्या करना है, पहले और दूसरी सम्मिश्र संख्या को जोड़ के इसके बाद तीसरी सम्मिश्र संख्या जो है उसको ऐड करते हैं। ये बराबर होगा क्या, Z1 को छोड़ दिया, पहले Z2 और Z3 को ऐड किया, दोनों को पहले जोड़ा Z1 और Z2 और Z3 को, इसके बाद जो सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुई उसमें हम Z1 को जोड़ रहे हैं। तो आप सम्मिश्र संख्याएं 3 Z1, Z2, Z3 ले लीजिए और उनको इस प्रकार से इस नियम में रख के चेक करिए कि क्या वो जो प्राप्त हो रहा है वो सम्मिश्र संख्या है, और है तो दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो ये जो है हमारा तीसरा नियम है साहचर्य नियम, ये इसी पे फॉलो करता है। ठीक है, आते हैं चौथा नियम जो है चौथा नियम है योग तत्सम।
या योगात्मक तत्समक। ये फोर्थ है। ये क्या कहता है कि प्रत्येक z के लिए एक हमको जो है योगात्मक तत्समक जो है हमारा डिफाइन होगा, हमको मतलब परिभाषित मिलेगा। योगात्मक तत्समक क्या कहलाता है कि सम्मिश्र संख्या में ऐसे सम्मिश्र संख्या जोड़िए जिससे जो सम्मिश्र संख्या है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, यानी किसी सम्मिश्र संख्या के लिए जीरो प्लस I0 इस प्रकार होगा कि z प्लस 0 इज इक्वल टू j। तो इसे योगात्मक तत्समक या इसी को शून्य सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाता है। ठीक है, यानी 0 प्लस I0 ये क्या कहलाता है? योगात्मक तत्समक कहलाता है। इसी को हम योगात्मक तत्समक या शून्य सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। आप जैसे आपसे पूछा जाता है, आप लोग क्लासेस में पढ़े हैं कि जोड़ के लिए जो है योगात्मक तत्समक क्या होता है? तो शून्य होता है। या जब यही चीज़ गुणे की बात की जाए या गुणात्मक तत्समक, तो वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि कहता है योगात्मक तत्समक की संख्या में उस संख्या को जोड़े और उस संख्या पे कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी कि जैसे हमने लिया 3 में क्या ऐड करें कि फिर से पुनः हमें 3 प्राप्त हो, तो ऐसी एक ही संख्या है, वो क्या है? शून्य। इसी को हम योगात्मक तत्समक बोलते हैं। योग के लिए हमेशा यही आता है, शून्य। ठीक है, यहाँ चूंकि सम्मिश्र संख्या है तो इसलिए इसको सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में लिखे हैं, उसी रूप का हमने लिखा है योगात्मक। गुणात्मक तत्समक में क्या हो जाता है कि अगर 3 में किस संख्या से हम मल्टीप्लिकेशन करें कि 3 आए, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी 1 ऐसी नंबर है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेशन पे 3 दे। ठीक है, तो ये गुणन में आएगा तो हम बताएंगे इसको। आइए योगात्मक तत्समक के बाद जो है और 5वां जो है आपका योगात्मक प्रतिलोम। 5 नंबर जो है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, मतलब ऐसी सम्मिश्र संख्या हो, कोई एक सम्मिश्र संख्या दी गई हो, उसके लिए एक ऐसी सम्मिश्र संख्या हो जिससे उसको ऐड करने पे हमको शून्य की प्राप्ति हो, तो वो जो सम्मिश्र संख्या हमको उस टाइप का मिल रहा है वो क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिलोम मतलब उल्टा, उसी का जस्ट उल्टा, रिवर्स। ठीक है, तो आते हैं किसी सम्मिश्र संख्या
z इज इक्वल टू a प्लस आई बी फॉर्म का होता है सम्मिश्र संख्या, ठीक है, के लिए एक ऐसी सम्मिश्र संख्या आपको प्राप्त होगी, एक ऐसी सम्मिश्र संख्या माइनस जेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी जेड में जो भी वैल्यू होगी उसके सभी पार्ट क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी अस्तित्व में होगा, ठीक है। होगा इस प्रकार, देखिए कि z प्लस माइनस जेड दोनों सम्मिश्र संख्याओं को हम ऐड करेंगे और हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो ऐसा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम, यानी z का प्रतिलोम क्या है, माइनस जेड, ठीक है। निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव जो है वही प्रतिलोम कहलाता है, इसको देख लीजिए। अब इस चीज को जो है आप दोनों को ऐड करके देखेंगे तो यही 0 की कंडीशन मिलेगी। जब भी प्रतिलोम की बात करता है, यानी कि प्रतिलोम करने से हमारा जस्ट उल्टा उसी सम्मिश्र संख्या का रिवर्स विलोम, ठीक है। तो ये जो हो गया वो होता है योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। ये 5वीं कंडीशन थी। आते हैं सम्मिश्र संख्याओं के घटाने में। घटाना क्या होता है, तो दो सम्मिश्र संख्याओं को आप किस प्रकार से घटा सकते हैं, क्या हमको जो प्राप्त होगा वो सम्मिश्र संख्या होगी, इसके बारे में डिस्कस कर देंगे। तो आइए सम्मिश्र संख्याओं के घटाने पे। सम्मिश्र संख्याओं का घटाना, दो सम्मिश्र संख्याएं आप ले लीजिए और दोनों को आपस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो जो प्राप्त होगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। ये आपको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए, माना दो सम्मिश्र संख्याएं हमने लिया है, Z1 इज इक्वल टू लिया A प्लस IB तथा Z2 इज इक्वल टू ले रहे हैं C प्लस ID। है दो हमने सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 लिया है, इन दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, ये होगा ये हो जाएगा, फॉर्म दोनों का वैल्यू रख दीजिए, A प्लस IB माइनस C प्लस ID आयोटा के फॉर्म में, ठीक है। दो सम्मिश्र संख्याओं को घटा रहे हैं, Z1 की वैल्यू है A प्लस IB माइनस Z2 की वैल्यू है C प्लस ID। जैसे आपको सम्मिश्र संख्याओं के योग के लिए बताया था हमने कि वास्तविक भाग आपस में जुड़ते हैं, यानी जो रियल पार्ट है उनको एक साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी है,
वास्तविक भाग क्या होता है? जो आयोटा से फ्री होता है, आयोटा जिसमें नहीं होता है, आई नहीं होता है, वो वास्तविक भाग। तो ये क्या हो जाएगा? ए, चूंकि थोड़ा सा इसको ओपन कर दें, ए प्लस आई बी, ये जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये हो जाएगा माइनस सी, और यहाँ से माइनस आई बी। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। ए और सी रियल पार्ट हैं, इनको एक साथ करिए। ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी। इसको आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ लिख के फिर आई कॉमन लीजिए। अब आप इस स्टैंडर्ड के हैं कि इसको ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो संख्या हमको मिल रही है ये पुनः एक क्या है? सम्मिश्र संख्या है। ये जिसका ये जो पार्ट है ये क्या है? रियल पार्ट है, और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाना हमने देखा। अब आते हैं इसके गुणन की बात। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन की बात करेंगे तो जो अगला बीजगणितीय सम्मिश्र संख्याओं के प्रभाव है वो तीसरे नंबर पे आते हैं, उसको देखते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को किस प्रकार गुणा किया जाएगा, क्या प्रॉपर्टी होगी, कैसे करना है, उसको इस चीज़ को जानेंगे। अच्छा, आप लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं आया कि क्यों हमने घटाने पे एक भी जो है गुणधर्म को नहीं बताया? क्योंकि आप जानते होंगे कि सब्ट्रैक्शन में आगे पीछे करने पे वैल्यू चेंज हो जाती है, निगेटिव पॉजिटिव आने लगता है, तो वहाँ पे मान चेंज हो जाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। Z1 माइनस Z2 किया, दिस इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ये नहीं हो सकता। केवल और केवल एक ही नियम जो था संवरक नियम, वही जो है घटाने के लिए बस प्रयुक्त है, बाकी की बात नहीं करेंगे। ये जो है क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम ये सब फॉलो नहीं करते, इसलिए जो है इसके लिए गुणधर्म की बात पहले पे ही समाप्त होती है। आते हैं गुणन की बात। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाए तो वो देखते हैं। मान लेंगे, माना Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB तथा Z2 इज इक्वल टू C प्लस IB। ये सम्मिश्र संख्याएं हमने दो लिए हैं, इनको आपको इनका गुणन कराना है। तो Z1 इंटू Z2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है। Z1 इंटू Z2 का आते हैं, दोनों का वैल्यू रखिए A प्लस IB इंटू C प्लस ID। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है। मल्टीप्लिकेशन के नियम में आप जानते होंगे कि एक टर्म को उठाते हैं, एक पद को लीजिए, उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसके और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद लिखिए, फिर इसके बाद इसी पद का दूसरा पार्ट उठाइए और उसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो इसी चलिए आइए, A के साथ C का मल्टीप्लाई हो गया AC प्लस A का जब इसके साथ ID के साथ किया तो हो गया IAD, इसके साथ किया तो हो जाएगा प्लस IBC, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा प्लस I² BD। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमको? AC प्लस I और I दोनों में कॉमन है, बाहर किया उसको, आयोटा बाहर हुआ तो हो गया AD प्लस BC, और I² की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1, -B। ठीक है,
आई स्क्वायर यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, आइए अब जो है ये देखिए, ये आयोटा से फ्री है रियल पार्ट, ये भी आयोटा से फ्री है, ये भी रियल पार्ट, इसको एक साथ करेंगे। ए सी माइनस बी डी एक ब्रैकेट में प्लस आई ए डी प्लस बी सी। ये जो सम्मिश्र संख्या हमको अभी मल्टीप्लिकेशन पे प्राप्त हुई, ये भी देख रहे हैं उसी फॉर्म का है, सम्मिश्र संख्या ही है। तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं के गुणन में भी अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं तो वो भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एक सम्मिश्र संख्या। जैसे हमने योग के गुणधर्म में बात किया, सम्मिश्र संख्याओं के योग के गुणधर्म की, तो आपको 5 प्रॉपर्टी बताई। ठीक है, पहला जो था, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, समवरक नियम, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का अगर जोड़ करते हैं तो वो सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। उसी प्रकार से सेम गुणन के केस में क्या होगा, दो सम्मिश्र संख्याओं का यदि हम गुणन करें तो जो हमको प्राप्त संख्या होगी वो भी क्या होगी, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सेकेंड गुणधर्म की बात करते हैं। सेकेंड था क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय यहाँ पे भी होता है, यानी सेकेंड प्रॉपर्टी जो होगी इसकी, पहले जानते हैं, Z1 प्लस Z2 एक मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 एक सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरे पे आते हैं, दूसरा गुणधर्म इसका क्रम विनिमय नियम, यानी Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, Z2 इंटू Z1। ये भी क्या होना चाहिए, ये क्रम विनिमय नियम। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, साहचर्य नियम, यानी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ये बराबर हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, इसे साहचर्य नियम कहेंगे, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके गुणात्मक तत्समक की बात करेंगे। ऐसा कौन सा इसका गुणात्मक तत्समक है, इसको जानेंगे। तो इसकी एक चौथी प्रॉपर्टी को बता देते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि गुणा करने पे, मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें 1 जो है प्राप्त हो। चौथी प्रॉपर्टी है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक की बात करेंगे तो आप नंबर के जब प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है या गुणात्मक तत्समक क्या होता है, ऐसा एक नंबर हमको मिल जाए जिससे मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर ना चेंज हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये गुणात्मक तत्समक में आपका केवल हो जाएगा। ऐसा हमको एक सम्मिश्र संख्या वन प्लस 0i, एक ऐसा सम्मिश्र संख्या हमको प्राप्त होगा या होगा अस्तित्व में जो कि गुणात्मक तत्समक, यानी इस चीज का जब हम उस सम्मिश्र संख्या में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो सम्मिश्र संख्या चेंज नहीं होगी। वो जो ये जो सम्मिश्र संख्या इसी को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, Z इंटू 1 प्लस 0 आयोटा इक्वल टू Z। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पुनः हमको Z की प्राप्ति होगी। चौथे नंबर, 5वें नंबर पे आता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसकी नेक्स्ट
प्रॉपर्टी है, पांचवा गुणधर्म है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता है विलोम, वही चीज आप समझिए, का अस्तित्व, का अस्तित्व। गुणात्मक प्रतिलोम में आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपके माइंड में ये बात तुरंत आएगी कि 1/3। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, गुणात्मक की बात करते हैं, तो 3 का जस्ट विलोम, उल्टा क्या हो जाएगा 1/3। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो आइडेंटिटी मतलब होता है जो आपने अभी गुणात्मक तत्समक की बात की है, वही चीज हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो आते हैं, किसी सम्मिश्र संख्या z = a + ib के लिए एक सम्मिश्र संख्या 1/z = 1/a + ib इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि z × 1/z = 1 + i। ऐसा हमको अगर प्राप्त होगा तो ये जो 1/z है वो क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे इसके चर्चा करेंगे, और भी एक प्रॉपर्टी इसकी शेष रह गई है तो उसको भी बताएंगे, और आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।